हेलो दोस्तों। आज का जो टॉपिक है हमारा घटना चक्र का हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन। दोस्तों, यदि आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं घटना चक्र के तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उन्हें पहले देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि इस सीरीज़ में हम क्या दोस्तों घटना चक्र के अंदर जितने भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का उन सभी टॉपिक्स को पहले हम क्या इंपॉर्टेंट नोट्स सारे के सारे पढ़ रहे हैं और साथ के साथ जितने भी एमसीक्यू हमें अलग अलग एग्जामिनेशन में देखने को मिले उनका भी हम अध्ययन कर रहे हैं, ताकि दोस्तों हमें इस बात का इनपुट मिल सके कि हमें किसी भी टॉपिक में से पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना है और क्या हमें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है। दोस्तों पीवाईक्यू के माध्यम से क्या दोस्तों हम बेहतर अपनी रणनीति को बना सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम आज के टॉपिक का, जिसका नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित प्रभाव। तो शुरुआत हम नोट्स पढ़ने से करेंगे। पृथ्वी पर ऊर्जा विद्युत चुंबकीय किरणों के रूप में पहुंचती है। दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि दोस्तों पृथ्वी पर जो ऊर्जा है क्या दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरणों के माध्यम से क्या है इसके रूप में हमें पहुंचती है, जिसे सौर ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों जितनी भी जो हमारी सौर ऊर्जा है वो क्या हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमें देखने को मिलेगी, वेव्स। ठीक है। सौर ऊर्जा मुख्यतः परावैगनी दृष्टिकोण है ना, परावैगनी होती है, दृष्टिगोचर विकिरण विकिरणें और अवरक्त किरणें होती है। दोस्तों इसके अंदर बताया जा रहा है कि जो सौर ऊर्जा के अंदर जो किरणें हमें देखने को मिल रही है, एक तो परावैगनी किरणें देखने को मिलती है, दृष्टिगोचर मतलब दोस्तों जो दृश्य किरणें हमें देखने को मिलेगी, और एक इंफ्रारेड मतलब अवरक्त किरणें, जिनको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड किरणें बोलते हैं, वे हमें देखने को मिलेगी। ठीक है। इनमें से नुकसानदायक परावैगनी किरणें अधिकतर ओजोन मंडल में अवशोषित हो जाती है। दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि जो भी नुकसानदायक किरणें हमारी सौर ऊर्जा से निकलती है वे क्या है परावैगनी किरणें कहलाती है, और परावैगनी किरणें क्या दोस्तों अधिकतर ओजोन मंडल में अवशोषित हो जाती है। लेकिन जो हमारी दृश्य मतलब जो हमारी क्या है दोस्तों विजिबल वेव से और अवरक्त किरणें इंफ्रारेड वेव से ये क्या है पृथ्वी पर ऊष्मीय विकिरणों के रूप में पहुंचती है। तो दोस्तों ये क्या है थर्मल रेडिएशन के रूप में क्या दोस्तों पहुंचती है हमारी कौन कौन सी विजिबल लाइट और इंफ्रारेड। ठीक है। अब बात करें दोस्तों उसमें विकिरणें पहले धरातल को गर्म करती है और फिर इसी गर्मी से क्या है विकिरण संवहन और चालन द्वारा वायुमंडल गर्म होता है। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि जो हमारी जो उष्मीय विकिरणें हैं, जो हमारी क्या है उष्मीय विकिरणें सबसे पहले धरातल को गर्म करती है, मतलब पृथ्वी के धरातल को गर्म करती है, और फिर इसी गर्मी से क्या है दोस्तों विकिरण संवहन और चालन के द्वारा वायुमंडल गर्म होता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि जैसे यदि ये हम माने क्या है दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है गोलाकार यहाँ पर, ठीक है, और ऊपर सूर्य की किरणें आ रही है और ये बीच में हमारा क्या है ये पूरा खाली स्थान जो हमारा वायुमंडल है। तो सूरज की किरणें क्या है सबसे पहले आएगी और धरातल को गर्म करेगी, और फिर क्या है दोस्तों ये जो गर्म हुआ धरातल क्या है दोस्तों धीरे 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 ऊपर हमारी रेडिएशन वेग होगी, जिससे पार्थिव विकिरण कहते हैं, और फिर हमारा जो वायुमंडल क्या है दोस्तों नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब ये दोस्तों कि यहाँ पर हमारा वायुमंडल कम गर्म दिखेगा, लेकिन नीचे हमारा वायुमंडल अधिक गर्म दिख सकता है। तो ठीक है, तो हमें इसका कहने का इतना मतलब है कि जो हमारा वायुमंडल है नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है। ठीक है। तो वायुमंडल क्या दोस्तों हमारा नीचे से गर्म नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता हुआ दिखाई देगा। सूर्य की ऊष्मा को गर्म होने के बाद पृथ्वी ठंडे होने लगती है। दोस्तों इसमें बताया कि सूर्य की ऊष्मा से गर्म होने के बाद जब पृथ्वी ठंडी होने लगती है तब क्या है ऊष्मा पृथ्वी से बाहर विसरित हो जाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड जल वाष्प मीथेन और अन्य ऊष्मारोधी गैसें इस ऊष्मा का भाग अवशोषित कर लेती हैं और शेष बची हुई ऊष्मा पुनः धरातल पर पहुंच जाती है, जिससे वायुमंडल निचले भाग में अतिरिक्त ऊष्मा एकत्रित हो जाती है। सो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है वही चीज़ है कि जैसे पृथ्वी से भी क्या दोस्तों हम क्या है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या है निकलती है और फिर ये क्या दोस्तों ऊपरी वायुमंडल में पहुंचती है। लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, तो ये जो गैसें हैं ये गैसें क्या दोस्तों ये जो गैसें हैं ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है और निचला वायुमंडल को दोस्तों क्या गर्म करने लगती है। ठीक है। जिससे क्या है वायुमंडल में अतिरिक्त ऊष्मा एकत्रित होने लगती है। पृथ्वी की ऊष्मा अवरक्त विकिरणों के रूप में विकृत होती है, जिससे लगभग 90% भाग को क्या है वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैसें अवशोषित कर लेती है। ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है कि दोस्तों लगभग 90% भाग को क्या है दोस्तों केवल कार्बन डाइऑक्साइड क्या है अवशोषित कर लेती है।
विगत कुछ वर्षों में ऊष्मारोधी गैसें की मात्रा में क्या दोस्तों हमें वायुमंडल में वृद्धि हो गई है। ठीक है, इस कारण वायुमंडल औसत टेम्परेचर में वृद्धि होगी। दोस्तों इसे बताया जा रहा है कि जो भी हमारी गैसें हैं वायुमंडल में, उनके बढ़ने से क्या है, जो वायुमंडल का औसत टेम्परेचर होता था, एवरेज टेम्परेचर था, उसमें हमें वृद्धि देखने को मिली है। और इस एवरेज टेम्परेचर में जो वृद्धि मिली है दोस्तों, उसे ही हम क्या है, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये जो एवरेज टेम्परेचर में वृद्धि हुई है उसको ही क्या दोस्तों हम ग्लोबल वार्मिंग अथवा ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक है, हमें ध्यान देना होगा जोसेफ फेरियर 1828 में ग्रीन हाउस हरित गैसों की संकल्पना की थी। तो दोस्तों एक व्यक्ति का नाम याद रखना दोस्तों, जोसेफ फोरियर ने क्या दोस्तों 1828 में ग्रीन हाउस या हरित गैसों की संकल्पना की थी। ग्रीन हाउस प्रभाव की यदि बात करें तो एक प्राकृतिक क्रिया है दोस्तों। ग्रीन हाउस क्या है दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्राकृतिक प्रक्रिया हमें देखने को मिलेगी, जिसके द्वारा क्या है, किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद गैसें उस उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाए रखती है। सो दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या दोस्तों एक प्राकृतिक घटना देखने को मिलेगी। इसमें क्या दोस्तों, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं क्या है, उस एरिया के जो वातावरण है उसका जो टेम्परेचर है उसको अपेक्षाकृत अधिक बनाए रखती है। ठीक है, विश्वव्यापी तापमान में वृद्धि के पीछे मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड क्या दोस्तों हमें सबसे इंपॉर्टेंट गैस देखने को मिलेगी, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानी जाएगी। ठीक है, जिसे ग्रीन हाउस गैस भी हम कह रहे हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस हम कार्बन डाइऑक्साइड को कह रहे हैं। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी इसी प्रकार की गैसें हैं। तो दोस्तों मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी क्या दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग गैसें, सॉरी ग्रीन हाउस गैसों के रूप में हमें देखने को मिलेगी। ये सभी गैसें वातावरण की ऊष्मा को सोख लेती है। तो इसमें क्या है दोस्तों, जो वातावरण की जो ऊष्मा है उसको क्या है, सोख लेती है। ठीक है, और भी पूरे इन्वायरमेंट को क्या दोस्तों, जो वायुमंडल है इसको गर्म करने लगती है। ठीक उसी प्रकार ग्रीन हाउस गैस में ग्लास मतलब शीशा अपने अंदर समाहित गर्म वायु को बाहर नहीं निकलने देता। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जाना जाता है। सो दोस्तों जो हमारा जो कांच का घर है वो भी क्या है दोस्तों, अपने अंदर गर्म वायु को क्या है दोस्तों, जो अपने अंदर जो गर्म वायु को बाहर नहीं निकलने देता है। इसलिए दोस्तों जो शीशे के घर है उसको क्या दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट के रूप में जाना जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में वायुमंडलीय गैसों की यदि बात करें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमें देखने को मिलेगी। उसके द्वारा अवरक्त किरणों को अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। तो दोस्तों हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड अवरक्त किरणों को क्या है, अवशोषित कर लेता है, जिससे वायुमंडल का टेम्परेचर क्या दोस्तों बढ़ने लगता है। तो दोस्तों इस डायग्राम में बताया जा रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारी पृथ्वी, प्यारी सी पृथ्वी देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पर वायुमंडल देखने को मिलेगा पूरा। ठीक है, ये हमारा क्या दोस्तों वायुमंडल देखने को मिलेगा। अब पृथ्वी के ऊपर से ये सन आ रहा है हमारा, अब सन से क्या दोस्तों हमारी इंफ्रारेड किरणें और अलग अलग प्रकार की किरणें आ रही है। ठीक है, तो कुछ किरणें क्या होती है, सीधे सौर पूरी पूरी परावर्तित हो जाती है। ठीक है, और कुछ क्या है पृथ्वी पर आ जाती है, और फिर ये पृथ्वी गर्म होने लगती है। और जब पृथ्वी गर्म होने लगती है तो ये भी क्या दोस्तों अपनी रेडिएशन वेग गति से पार्थिव विकिरण कहते हैं। ठीक है, तो यही है दोस्तों बताया जाता है। लेकिन क्या है दोस्तों, यहाँ पर जब गैसें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी इस एरिया में, गैसें ज़्यादा होने के कारण क्या है, वापस ये पृथ्वी की ओर ही रेडिएशन वापस आने लगती है। इसके कारण पूरा का पूरा वायुमंडल पुनः गर्म होने लगता है। तो इसके कारण क्या है, हमारा जो वायुमंडल है उसका जो एवरेज टेम्परेचर है वह भी क्या दोस्तों बढ़ने लगता है। इसके कारण क्या दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग की घटना देखने को मिलती है। और अब ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों ग्लोबल बॉयलिंग बन चुका है। ठीक है, तो अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है दोस्तों, ग्लोबल बॉयलिंग बन चुका है। क्योंकि आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार यदि हम बात करें तो हमारा जो हमारा टेम्परेचर का लक्ष्य था 2.5 डिग्री सेल्सियस, वो हम पहले ही क्या है दोस्तों आने वाले 2030 से पहले ही हम पार कर चुके होंगे। ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित वे गैसें हैं जो तापीय अवरक्त विकिरणों की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण और उत्सर्जन करती है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैस की यदि हम बात करें तो वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये हमें याद रखना पड़ेगा दोस्तों। हमसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी गैसें ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में हमें देखने को मिलेगी। तो वाटर वेपर मतलब जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये दोस्तों क्या है हमारी ग्रीन हाउस गैस के रूप में हमें देखने को मिलेगी। आर्गन क्या है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो हमारी आर्गन है, आर्गन क्या है दोस्तों, आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं हमें देखने को मिलेगी। तो आर्गन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ठीक है
दोस्तों ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो क्या है, वैश्विक उसमें मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी ये उत्तरदायी हमें नहीं देखने को मिलेगी। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 और नाइट्रस ऑक्साइड N2O भी ग्रीन हाउस गैसें हैं, परंतु इनका योगदान अन्य गैसों की अपेक्षा कम है। सो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि जो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 और नाइट्रस ऑक्साइड N2O ये भी क्या दोस्तों ग्रीन हाउस गैसें हैं, लेकिन इनका जो योगदान है बहुत कम हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इनका परसेंटेज वाइज देखेंगे कि किसका सबसे अधिक हमें योगदान देखने को मिलेगा। तो जलवाष्प की यदि बात करें तो जलवाष्प का लगभग 60% योगदान हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि जो जलवाष्प का योगदान क्या दोस्तों हमें लगभग 60% देखने को मिल रहा है ग्लोबल वार्मिंग में। कार्बन डाइऑक्साइड की यदि बात करें, जो कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों इसका लगभग 26% योगदान देखने को मिल रहा है इसका। मीथेन की यदि बात करें तो मीथेन का लगभग 4 से 9% हमें योगदान देखने को मिल रहा है। ओजोन की यदि बात करें तो ओजोन में हमें क्या है मात्र 3 से 7% योगदान। नाइट्रस ऑक्साइड की यदि बात करें तो लगभग 1.5%। और CCl4 CFC है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या है दोस्तों 1 से 0.4%। तो सबसे अधिक की बात करें तो सबसे अधिक योगदान जलवाष्प का है। ठीक है, सबसे अधिक योगदान क्या दोस्तों जलवाष्प का देखने को मिलेगा, उसके बाद CO2 का हमें देखने को मिलेगा और उसके बाद CS4 मतलब मीथेन का देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों 3 प्रमुख गैसें हमें देखने को मिलेगी जिनका योगदान ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अधिक हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि दूसरी ओर ग्रीन हाउस हाइड्रोजन क्या ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो हमारी क्या दोस्तों जो हाइड्रोजन है वो हमें ग्रीन हाउस गैस नहीं देखने को मिले। तो ग्रीन हाउस गैस इज नॉट अ हाइड्रोजन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। प्रकृति में यह क्या है द्विआण्विक गैस के रूप में पाई जाती है। वायुमंडल की बाह्य परत की मुख्य घटक हमें देखने को मिलेगी। दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि ये जो बाहर वायुमंडल में हमें जो गैस मिल रही है हाइड्रोजन, ये हमें द्विआण्विक गैस के रूप में देखने को मिलती है। और पूरी तरीके से क्या है ये जो गैस है हमें वायुमंडल की जो सबसे बाहरी परत है उसमें हमें देखने को मिलेगी। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC है ना दोस्तों, ये IPCC के द्वारा आइडेंटिफाइड 6 जो गैस है उनको हरित गृह गैस के रूप में इन्हें क्या है दोस्तों वर्गीकृत किया गया। जैसे मीथेन CH4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये क्या दोस्तों हमारे ग्रीन हाउस गैसें हमें देखने को मिलेगी। जबकि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। सो दोस्तों हमें याद रखना है हमारी जो SO2 है, SO2 यदि बोल दिया जाए तो क्या ये ग्रीन हाउस गैस है, तो SO2 इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस। ठीक है, SO2 क्या है दोस्तों हमारे ग्रीन हाउस गैस नहीं है, लेकिन ये क्या है दोस्तों अम्लीय वर्षा के लिए हमें जिम्मेदार गैस देखने को मिलेगी। ग्रीन हाउस गैसों में प्रत्यक्ष रूप से क्या है शामिल गैसें कौन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड। तो ये दोस्तों क्या है हमें प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हमें देखने को मिलेगी। तो हम को फिर से याद कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, CFC, SF6 और NF3। तो ये प्रमुख गैसें हैं दोस्तों जो क्या हमारी ग्रीन हाउस गैसें हमें देखने को मिलेगी, जो कि प्रत्यक्ष रूप से हमें देखने को मिलेगी। यदि बात की जाए अप्रत्यक्ष रूप से शामिल गैसें, तो अब बात की जा रही है दोस्तों कि अप्रत्यक्ष रूप से हमारी कौन सी गैसें हमें देखने को मिलेगी। ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, नॉन मिथाइल वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है दोस्तों, नॉन मीथेन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड तथा सल्फर ऑक्साइड। तो SO2, तो SO2 क्या है अप्रत्यक्ष रूप से हमें ग्रीन हाउस गैस देखने को मिलेगी, ना कि प्रत्यक्ष रूप से। तो चलिए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं कुछ MCQ पढ़ने की और देखते हैं कि कौन कौन से MCQ हमें देखने को मिलेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो दोस्तों ये सारे के सारे MCQ किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इससे हमें बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि हमारे जितने भी आयोग हैं, जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है, उनके पास किस तरह का कंटेंट है इस टॉपिक से रिलेटेड, और इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह के वे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। इसमें है पूछा जा रहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पौधे उगाने के लिए क्या दोस्तों समान टेम्परेचर प्राप्त किया जाता है, जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा इंफ्रारेड विकिरण को अवशोषित किया जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, बंजर भूमि पहाड़ियों को हरा भरा रखा जाता है। तो ये तो गलत कर देंगे, सीधा देखते से हम, ठीक है, जिसमें गहरे पानी का रंग नजर आता है, गलत। दोस्तों हमारा पहला ही आंसर
पहला क्या है गलत, इसमें बोला है कि समान तापमान की नहीं बात करेंगे। इसमें बोला जा रहा है कि जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित किए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। तो यस दोस्तों, ये बात सही है कि जो इंफ्रारेड विकिरण है उसको हम अवशोषित करता है हमारा वायुमंडल, उससे क्या दोस्तों टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये हमारा दूसरा सही देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों इसे एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया हमें देखने को मिलेगी जिसके द्वारा क्या है वातावरण में मौजूद गैसें क्या है वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है। विश्वव्यापी तापमान में वृद्धि के पीछे क्या है हमें कारण देखने को मिलेगा, ग्रीन हाउस गैसों के कारण। ठीक है, तो विश्वव्यापी तापमान में वृद्धि का मुख्य कारण कार्बन डाई गैस हमें देखने को मिलेगी जिसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी इसी प्रकार की गैसें हैं। ये सभी क्या है जो वातावरण की जो ऊष्मा है उसको सोख लेती हैं। ठीक है, हरित गृह प्रभाव का अर्थ हमें बताना दोस्तों कि व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसका मतलब हमें क्या देखने को मिलेगा। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल का तापमान का बढ़ना। तो ये दोस्तों ये तो हमें सही लग रहा है फर्स्ट वाला ही। बढ़े हुए तापमान को सब्जी फूलों का उत्पादन करना, ये दोस्तों इफेक्ट नहीं बता रहा तो गलत है, तो पहला ही हमारा सही देखने को मिलेगा। सेम क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना, अम्लीय वर्षा या काली वर्षा। तो दोस्तों गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना। तो यस, ये हमारा पहला ही आंसर देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन पूछा भाई एमपीपीएससी में। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी, किसने की थी ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना? तो जोसेफ फेरियर ने। जोसेफ फेरियर ने क्या दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। जोसेफ फेरियर ने क्या दोस्तों 1824 में ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव की वृद्धि होती है किसके कारण? कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण गलत, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण यस, ऑक्सीजन के कारण गलत। ठीक है, सो दोस्तों एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें हैं जो तापीय अवरक्त विकिरणों की रेंज के अंतर्गत विकिरणें का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती है। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसें हमें देखने को मिली कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें? जलवाष्प देखने को मिलेगी, कार्बन देखने को मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगी, मीथेन देखने को मिलेगी, नाइट्रस ऑक्साइड देखने को मिलेगी और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमें देखने को मिलेगी। तो ये प्रमुख हमारी ग्रीन हाउस देखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो एक बार इनको याद रखना है अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? अमोनिया ओजोन गलत, कार्बन मोनोऑक्साइड गलत, कार्बन टेट्राक्लोराइड नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। तो यस दोस्तों हमारा डी वाला आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, सो दोस्तों ये अभी हमने चार्ट पीछे पढ़ाई है। वैश्विक तापमान में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है? तो बताना मैक्सिमम किसका है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने जलवाष्प को देखा था, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का, और उसके बाद मीथेन का देखा था। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यस हमें देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो दोस्तों हम सभी को पता है कि जो जलवाष्प में सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस जलवाष्प वाटर वेपर करेगी, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद क्या दोस्तों हमें मीथेन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों क्या है वाटर वेपर सबसे अधिक करेगी, फिर CO2 करेगी और फिर क्या दोस्तों हमारी CH4 करेगी। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाली प्रमुख गैसों का क्रम बताना है, क्या घटता हुआ क्रम बताना, राइट। तो सबसे अधिक क्या दोस्तों वाटर वेपर का कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद CH4, उसके बाद CFC और उसके बाद N2। तो ये पहला वाला हमारा ऑप्शन यहाँ लेकिन दोस्तों गलत देखने को मिलेगा क्योंकि ये इधर आना चाहिए। तो का यहाँ तो आएगा नहीं दोस्तों, क्या है ना CFC, तो ये वाला भी यहाँ CH4 से पहले ये आ गया तो ये तो गलत हो गया। CH4 पहले आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये हमारा आंसर देखने को मिलेगा।
तो ये हमारा आंसर क्या दोस्तों देखने को मिलेगा। आंसर कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 और N2O। सो दोस्तों यदि इसके पहले हम क्या है एक चीज़ और लगा सकते हैं और वो ये है कि यहाँ पर हम वाटर वेपर और लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर पूरा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वाटर वेपर, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर CH4 मीथेन, फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड, फिर CFC हमें देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों फार्मूला के रूप में हम इसको याद रख सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक बताना दोस्तों। ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक हमें कौन कौन से देखने को मिलेंगे। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, ओजोन नहीं है और नाइट्रस ऑक्साइड भी है। तो इसमें यह है कि आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो बताना दोस्तों कौन जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हमें नहीं देखने को मिलेगा। जल वाष्प तो है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और मीथेन भी है, लेकिन ऑर्गन क्या दोस्तों, ऑर्गन ये हमारा सही कि ऑर्गन क्या दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हमें नहीं देखने को मिलेगा। हरित गृह प्रभाव क्या है। तो दोस्तों इसने पूछा रहा कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें क्या देखने को मिलेगा। तो क्या है दोस्तों ग्रीन हाउस गैस वैश्विक टेम्परेचर में वृद्धि, जो वैश्विक टेम्परेचर है उसमें वृद्धि क्या है दोस्तों हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता। तो दोस्तों इसमें बता रहा है कि सबसे अधिक टेम्परेचर उत्पन्न करने में कौन सा योगदान नहीं करता है। तो दोस्तों मीथेन तो करता है ही, कार्बन डाइऑक्साइड भी करता है, जलवाष्प भी करता है, लेकिन हम बात करेंगे सल्फर तथा नाइट्रोजन आपकी ऑक्साइड की। तो यस दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा, यही होगा सही, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो बताना कि कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है हमें बताना। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड हमें नहीं देखने को मिलेगी, जो प्राकृतिक मीथेन तो पाई जाएगी गन्ने के वो चावल के खेत से। कार्बन डाइऑक्साइड भी दोस्तों प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, ओजोन भी प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो आंसर क्या दोस्तों हमारा नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या दोस्तों इंडस्ट्रीज से निकलने वाली गैस हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। इसमें बताना दोस्तों गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है भूमि के तापमान में वृद्धि करती है। तो धान के खेत से दोस्तों क्या है मीथेन निकलेगी, क्या दोस्तों मीथेन CH4 हमें निकलती हुई दिखेगी। तो धान के खेत से क्या दोस्तों CH4 निकलती हुई हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो धान के खेत, कोयले की खदानें, घरेलू पशु, वातावरण में से क्या है ये घरेलू पशु, ये पशु वे भी क्या है दोस्तों जब जुगाली करते हैं तो वो भी मीथेन उत्सर्जन करते हैं। तो ये मीथेन उत्सर्जन के स्रोत है। तो धान के खेत, कोयले की खदानें, घरेलू पशु, ये सब क्या दोस्तों पशु भी ये सब मीथेन उत्सर्जित करते हैं, राइट। निम्नलिखित में से कौन हरित गैस नहीं है। तो दोस्तों बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस हमें नहीं देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बताना है तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड हमें ग्रीन हाउस गैस नहीं देखने को मिलेगी। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या दोस्तों ग्रीन हाउस गैस हमें नहीं देखने को मिलेगी। तो ग्रीन हाउस गैस है क्या दोस्तों हम देख लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, मीथेन है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड क्या दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से ग्रीन हाउस नहीं पैदा करती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी हमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इसमें बताना है केवल ऑक्सीजन, केवल कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और केवल मीथेन से। दोस्तों इसके अंदर क्या दोस्तों यहाँ ऑक्सीजन आ गया है, यहाँ ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। यहाँ केवल मीथेन बता रहा है, लेकिन यहाँ दोस्तों हमारा आंसर सी होगा, ठीक है। सी में क्या मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारा आंसर होगा, राइट। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तापमान ग्लोबल सर्वाधिक क्या है दोस्तों ग्लोबल टेम्परेचर है ना ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो मीथेन भी है, जलवाष्प भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो इसका मतलब आंसर हमारा ऑल करेक्ट सभी हमें देखने को मिलेगा। वैश्विक तापमान के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन हमें देखने को मिलेगा। अमोनिया नहीं देखने को मिलेगा, रेडॉन भी नहीं देखने को मिलेगा, ओजोन भी नहीं। तो हमारा पहला आंसर होगा दोस्तों क्या है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। तो ये दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन क्या दोस्तों हमें सबसे अधिक ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है बताना दोस्तों। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो है, मीथेन भी है मेरी,
और ओजोन भी है। तो आंसर हमारा प्रोपेन है। तो प्रोपेन क्या दोस्तों, हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं देखने को मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो सेम यहाँ भी ये पूछा है। तो मीथेन है, ठीक है, बिल्कुल है। कार्बन डाइऑक्साइड है, बिल्कुल है। नाइट्रोजन है और नाइट्रस ऑक्साइड है। तो नाइट्रस ऑक्साइड भी है, लेकिन हमारी नाइट्रोजन क्या है दोस्तों, नाइट्रोजन हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो हमारा पूछा है आंसर नहीं, तो नहीं में आएगा नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो सेम क्वेश्चन रिपीट किया दोस्तों, कौन सी हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, लेकिन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन हमारी मीथेन गैस नहीं देखने को मिलेगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है दोस्तों, हमारी मीथेन, नाइट्रोजन हमारे ग्रीन हाउस गैस हमें नहीं देखने को मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है, तो सेम क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया दोस्तों कि कौन सी हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं देखने को मिलेगी, ये तो प्राणवायु है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, तो दोस्तों CH4 हमें देखने को मिलेगी, यस। CFC देखने को मिलेगी, N2 देखने को मिलेगी, लेकिन SO2 नहीं देखने को मिलेगी। तो SO2 भी वैसे अप्रत्यक्ष रूप से देखने को, इसमें क्या दोस्तों हमने देखा था कि SO2 क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये आंसर दो में से कोई सा भी आंसर देना चाहिए था, तो छत्तीसगढ़ PSC, ठीक है, ये आंसर हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों एक बार थोड़ी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं ताकि हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाएगी। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, जिसे बोलते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके द्वारा क्या दोस्तों कुछ ग्रीन हाउस गैसों को आइडेंटिफाई किया गया है। तो इसमें बोला गया है कि CH4 मतलब मीथेन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और N2O, ये क्या दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से हमें ग्रीन हाउस गैस देखने को मिलेगी, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्या है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसमें लिखना है SO2 क्या ग्रीन हाउस गैस नहीं है, लेकिन ये अम्लीय वर्षा के लिए दोस्तों प्रमुख गैस हमें देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ PSC लोक सेवा ने अपनी संशोधित उत्तर पुस्तिका में इसका आंसर ई को सत्य माना है, ठीक है, जबकि पूर्व के उत्तर पत्रक में C को सत्य माना था, ठीक है, C, ठीक है। तो हमने भी सेम ही चीज़ लगा था, ये E और C, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसों में क्या है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल गैसों के आधार पर किया गया है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस को प्रत्यक्ष रूप से शामिल कौन कौन सी, तो प्रत्यक्ष रूप से दोस्तों हमें कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगी, मीथेन देखने को मिलेगी, नाइट्रस ऑक्साइड मिलेगा, CFC मिलेगा, सल्फर हेक्साफ्लोराइड मिलेगा और नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड हमें देखने को मिलेगा। जबकि अप्रत्यक्ष रूप से क्या दोस्तों, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी, नाइट्रोजन की ऑक्साइड क्या दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से हमें देखने को मिलेगा। नाइट्रोजन की ऑक्साइड क्या दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन ये क्या है अप्रत्यक्ष रूप है। नॉन मीथेन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, नॉन मीथेन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी क्या दोस्तों हमें अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलेगा। और सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी क्या दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से हमें देखने को मिलेंगे। हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है, तो बताना दोस्तों कि ग्रीन हाउस इफेक्ट से कौन सा परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाएगी, गलत बात है। वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ेगी, जीवधारियों की संख्या बढ़ेगी, वायु की गति बढ़ेगी। तो दोस्तों जीवधारियों की संख्या, वायु में आर्द्रता, तो दोस्तों हमारा पहला ही आंसर सही होना चाहिए फिर तो, जबकि आंसर कौन सा भी सही नहीं दोस्तों। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसमें बताना है कि ग्रीन हाउस प्रभाव से वातावरण में क्या परिवर्तन होगा। तो इसमें क्या होगा, औसत वायुमंडलीय टेम्परेचर, क्या दोस्तों औसत वायुमंडलीय टेम्परेचर में वृद्धि होगी, ठीक है। अभी UPSC का क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई सांद्रता, ये बढ़ती हुई मात्रा वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वायु में उपस्थित जलवाष्प को अवशोषित करके उसको उष्मा में संचित करती है, सौर विकिरण के परावर्णीय अंश को अवशोषित करती है, संपूर्ण सौर विकिरण को अवशोषित करती है, ये तो गलत हो गया, सौर विकिरण के अवरत अंश को अवशोषित करती है। तो सौर विकिरण के परावैंगनी अंश को गलत है, तो आंसर हमारा D होना चाहिए। तो आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों, D। तो UPSC के क्वेश्चन दोस्तों इस तरह के बहुत ज़्यादा डीप रूटेड या डीप नॉलेज वाले क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है।
तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्यों हो रहा है, इसके प्रमुख कारणों पर इसमें चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं दोस्तों हम ग्रीन हाउस गैस, देखेंगे कि इसका कौन कौन सा प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक है और लाभदायक दोनों भी है। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है दोस्तों, धरती पर हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या है दोस्तों, ये जीवनदायिनी ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों, हमें देखने को मिलेगा जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है कौन सी, ऑक्सीजन। सो दोस्तों हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड जीवन मतलब इसके लाभदायक कैसी हो गई, क्योंकि दोस्तों हमारे जो पेड़ पौधे हैं वे क्या है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और क्या है, ऑक्सीजन को क्या है दोस्तों, रिलीज करते हैं। यह भूमंडलीय तापमान का मुख्य कारण भी है जो हमारे लिए हानिकारक है। कौन, हमारी जो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें। मानवीय गतिविधियों के द्वारा अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रुकती, बल्कि पादपों समुद्री पादपों या समुद्री भूमि पर या फिर भूमि पर पौधों में मिट्टी के द्वारा अवशोषित कर लिया जाती है। सो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि जो भी अधिकांश क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, वे या तो समुद्र के अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन हैं उनके द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, या भूमि पर पौधों के द्वारा या मिट्टी के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में फाइटोप्लैंक्टन कार्बन डाइऑक्साइड को क्या दोस्तों ग्रहण करते हैं और उसे क्या है, पादप सामग्री जिसे हम कार्बन बोलते हैं उसमें चेंज कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की यदि बात करें तो ये गैसें ग्लोबल वार्मिंग की ग्रीन हाउस गैसों के विपरीत पौधों के विकास के लिए क्या दोस्तों हमें फायदेमंद देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि पौधे अपनी ऊर्जा व वृद्धि के लिए कार्बोहाइड्रेट्स पर क्या है निर्भर, कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के लिए सूर्य के प्रकाश के साथ वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, जिससे पौधों में वृद्धि व विकास में पौधों की जो वृद्धि और विकास संभव हो पाता है। सो दोस्तों क्या दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड क्या दोस्तों, उसका उपयोग करते हैं हमारे पेड़ पौधे, ठीक है, अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसें की यदि बात करें तो हमने पीछे पड़ चुका है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हमें देखने को मिलेगी। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार क्या दोस्तों, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो वैश्विक तापमान हो रहा है, वैश्विक तापन हो रहा है दोस्तों, वो किसके उसके लिए जिम्मेदार सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन यदि ये पूछ लिया जाए कि ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे ज़्यादा प्रबल ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो वो है वाटर वेपर, हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, वायुमंडल में इसकी सांद्रता ग्रीन हाउस गैसों अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में बहुत अधिक देखने को मिलेगी। हमें ध्यान देगा कि पिछले कुछ दशकों में क्या है, CO2 की सांद्रता में लगातार वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी सांद्रता में किस तरह से वृद्धि हमें देखने को मिलेगी। तो ये दोस्तों CO2 की जो कंसंट्रेशन को बता रहा है और ये समय बता रहा है। तो 1960 से लेकर 1980, 1987 और 2000 के समथिंग में इसका जो कंसंट्रेशन है क्या धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो दोस्तों जैसे जैसे CO2 का कंसंट्रेशन क्या है दोस्तों बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्या है, जो एवरेज टेम्परेचर है हमारी पृथ्वी का, वह भी क्या दोस्तों बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, वैश्विक ऊष्मन ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के कारण हो रहा है। ठीक है, 1950 में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की यदि बात करें जहां 315 ppm के आसपास थी, वहीं अब यह क्या है दोस्तों 415 ppm पार कर चुकी है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसी तरह बढ़ती रही तो 21वीं सदी को ख़त्म होने तक, मतलब इस 21वीं सदी के पूरे होने तक यह मात्रा करीब 600 से 950 ppm तक पहुंच जाएगी। और पृथ्वी का जो टेम्परेचर है कितना दोस्तों, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है 6 डिग्री तक बढ़ जाएगा। और 6 डिग्री दोस्तों बहुत होता है। विश्व मौसम संगठन के अनुसार पूर्व औद्योगिक प्री इंडस्ट्रियल युग में कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता है लगभग कितनी थी, 278 ppm थी, जिससे वायुमंडल, समुद्र एवं जीवमंडल आदि के बीच संतुलन बना रहता था। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि जो औद्योगिक युग से पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन था वो हमारा कितना 278 था, जिससे वायुमंडल, समुद्र और जीवमंडल इन तीनों में क्या है दोस्तों संतुलन बना रहता था। लेकिन हमारी जो मानवीय गतिविधियाँ, जैसे जीवाश्म ईंधन को जला रहे हैं हम, प्राकृतिक
असंतुलन बढ़ गया। ठीक है, मीथेन की यदि बात करें, मीथेन गैस को मार्सेस गैस भी कहते हैं। ठीक है, जिसका स्रोत की यदि बात करें तो बायोगैस इसका स्रोत है। जीवाणुओं का अपघटन होना, जुगाली करने वाले पशु, ये भी, इनसे भी क्या दोस्तों हमारी मीथेन गैस निकलती है। यह एक हरित गैस है। हमारी मीथेन क्या दोस्तों एक ग्रीन हाउस गैस हमें देखने को मिलेगी, जो कि एक एयर पॉल्यूटेंट हमें देखने को मिलेगी। तो ग्रीन हाउस गैस क्या है दोस्तों, CH4 हमारी मीथेन, जो कि एक एयर पॉल्यूटेंट के रूप में भी हमें देखने को मिलेगी। मीथेन की यदि बात करें तो मीथेन दोस्तों धान के खेत से निकलती है, कोयले के खदानों से निकलती है, और जो हमारे घरेलू पशु हैं जो जुगाली करने वाले हैं उनसे निकलती हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, यदि बात करें मीथेन आर्द्र भूमियों से भी निकलती है। ठीक है, ये प्राकृतिक स्रोत है, समुद्रों से भी मीथेन निकलती है और हाइड्रेट से भी निकलती है। ठीक है, मीथेन उत्सर्जन के ये प्राकृतिक स्रोत हमें देखने को मिलेंगे। प्राकृतिक स्रोत से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक प्रतिशत 76% हमें देखने को मिलेगा, और ये आर्द्र भूमि से होता है। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि जो प्राकृतिक स्रोत है, मतलब जो नेचुरल सोर्सेस है, वहाँ से जो मीथेन गैस निकल रही है उसमें तो 76% क्या है दोस्तों वेटलैंड से हमें देखने को मिलेगा। मीथेन जल के अणुओं से घिरकर निम्न ताप तथा उच्च दाब पर क्रिस्टलीय संरचना के रूप में बर्फ के समान जम जाती है, जिसे मीथेन हाइड्रेट्स कहते हैं। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि मीथेन हाइड्रेट्स क्या होते हैं। तो जल के अणुओं से घिरकर, तो दोस्तों इसमें बोल रहा है कि यदि कोई मीथेन, ये क्या है दोस्तों, ये मीथेन गैस यदि हम हैं या लें, और यदि इसके आसपास क्या है जल के अणु है, तो इससे घिर कर क्या है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों बर्फ के समान जम जाती है। इसको क्या दोस्तों मीथेन हाइड्रेट्स बोला जा रहा है। ठीक है, इसके पिघलने पर यह पुनः प्राकृतिक गैस और जल में परिवर्तित हो जाती है। तो ये पुनः पिघलने पर प्राकृतिक गैस और जल में परिवर्तित हो जाती है। यह आर्कटिक एवं अंटार्कटिक क्षेत्र में बर्फ के नीचे, महाद्वीपों के तलहटी में, ठीक है, अंतःस्थलीय गहरे जलीय निकायों में तथा गहरे समुद्र में हमें देखने को मिलेगी। तो ये निक्षेपों के रूप में हमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि हमारी जो CH4 है कहाँ कहाँ मिलेगी। तो ये CH4 दोस्तों अंटार्कटिक में मिलेगी हमें। ठीक है, बर्फ और आर्कटिक, ये बर्फ़ के जो क्षेत्र हैं बिछे हुए बर्फ़ के नीचे हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, महाद्वीपों के अंदर जो तलहटी वाले निक्षेप है वहाँ देखने को मिलेगी, और जो गहरे जलीय निकाय हैं, समुद्री तल है, उनके निक्षेपों में हमें देखने को मिलेगी। भूमंडलीय तापन से मीथेन हाइड्रेट्स के निक्षेपों के पिघलने का खतरा मंडरा रहा है। तो दोस्तों इसमें बोला जा रहा है कि भूमंडलीय तापन हो रहा है। ठीक है, इससे बड़े बड़े हिमनद या ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और उनके नीचे जो मीथेन हाइड्रेट्स है, मीथेन हाइड्रेट्स भी क्या दोस्तों फिर बाद में पिघलेंगे। इससे क्या दोस्तों और ज़्यादा तेज ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। इसके पिघलने से वैश्विक तापमान में और ज़्यादा वृद्धि होगी, और उसके दुष्प्रभावों में भी तेजी हमें देखने को मिलेगी। साथ ही मीथेन वायुमंडल में तुलनात्मक रूप से कम समय में, लगभग 12 समय तक ही विद्यमान रहती है, और यह ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाती है। तो दोस्तों ये भी हमारा प्रीलिम्स फैक्ट हमें देखने को मिलेगा कि जो हमारी मीथेन है, ये क्या है 12 वर्ष के बाद क्या दोस्तों ऑक्सीकृत हो जाती है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। तो याद रखना दोस्तों, हमारे जो CH4 है वो क्या है दोस्तों CO2 और H2O में क्या दोस्तों ऑक्सीकृत हो जाती है। ठीक है, चावल की खेती से संबंध अवायवीय परिस्थितियों के कारण क्या दोस्तों अवायवीय इन एरोबिक कंडीशन में क्या दोस्तों हमें मीथेन के उत्सर्जन का कारक हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जो चावल का खेत है या धान का खेत है, ये भी क्या दोस्तों मीथेन उत्सर्जन का प्रमुख कारक हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक क्या दोस्तों हम प्रयुक्त करते हैं, तब मृदा क्या है, तब कृष्ण मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन हमें देखने को मिलेगा। मानव जनित वायुमंडलीय प्रदूषण से क्या है दोस्तों जलवायु परिवर्तन हो सकता है। तो दोस्तों इसमें बोला गया कि मानव जनित वायुमंडलीय प्रदूषण से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। इसके दो प्रमुख कारण, एक तो कार्बन के उत्सर्जन में वृद्धि वाले कारक, जिससे कार्बन अवशोषण में कमी लाने वाले कारक। तो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि वाले कारक जैसे जीवाश्म ईंधन, तो जीवाश्म ईंधन का हम दोस्तों अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं, तेल से चलने वाले वाहनों का अधिक अधिक प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, ये हमें देखने को मिलेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का जो सांद्रता है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता क्या है धीरे धीरे बढ़ रही है, जो हरित गृह प्रभाव में वृद्धि कर रहा है, जिससे क्या है जलवायु प्रभावित हो रही है और ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। नासा के अन्य अध्ययन के अनुसार, ठीक है,
सौरधतक सोलर फ्लेयर में वृद्धि को जलवायु परिवर्तन का कारण नहीं मानते। तो इसमें दोस्तों नासा और अन्य अध्ययन ये बोलते हैं, नासा बोलता है कि जो सोलर फ्लेयर है इसके अंदर वृद्धि हो रही है तो इसके कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो इसको क्या है दोस्तों एक प्रमुख कारण नहीं माना जलवायु परिवर्तन का। इसके अतिरिक्त जीवाश्म ईंधन के जलने से क्या है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें में वृद्धि हो रही है, ठीक है, और ओजोन परत का भी क्षरण होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन हेतु ग्रीन हाउस गैसें एवं प्रदूषण प्रत्यक्ष रूप से जबकि ओजोन परत का क्षरण अप्रत्यक्ष रूप से हमें जिम्मेदार देखने को मिलेगा। ये दोस्तों बताया जा रहा है कि जो फसल मात्रा अवशेष का दहन, तो इसमें बताया जा रहा है कि जो भी फसल का जो अवशेष है उसको यदि हम जला रहे हैं तो कौन कौन से गैसें हमें निकलती हुई दिखेगी। तो दोस्तों हमें बताना है, एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि यदि हम हमारी फसल अवशेषों को यदि हम जला देते हैं खेत के अंदर ही तो कौन कौन सी गैसेस हमें देखने को मिलेगी। दोस्तों ये हमें प्रमुख गैसेस के नाम दिए गए हैं, इनको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यस डेफिनेटली निकलेगा, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ठीक है। BC निकलेगा, OC निकलेगा एंड CH4 निकलेगा। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड निकलने को मिलेगा, ठीक है। O3 ओजोन निकलेगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलेगा, सल्फर के ऑक्साइड मिलेंगे और PM एरोसोल इत्यादि हमें देखने को मिलेगा। तो ये सभी क्या दोस्तों एक बार वीडियो पॉज करके इनके ऊपर नज़र घुमा लीजिए। फसल मात्रा के अवशेष जैसे धान, गेहूं, गन्ना आदि फसलों के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, क्या दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, BC का मतलब था दोस्तों कि ब्लैक कार्बन, ठीक है, ब्लैक कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन, ठीक है, OC मतलब ऑर्गेनिक कार्बन, मीथेन एवं अन्य हाइड्रोकार्बन, ठीक है, अदर हाइड्रोकार्बन, अस्थिर कार्बन यौगिक है ना, नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे ओजोन, सस्पेंडेड पार्टिकल है ना, पर्टिकुलेट मैटर, निलंबित कण, एरोसोल इत्यादि, ये सभी क्या दोस्तों निर्मुक्त हमें होते हुए दिखाई देंगे, जो पर्यावरण की क्षति को पहुंचाने के साथ साथ मानव स्वास्थ्य पर क्या जलवायु को प्रभावित करते हैं। जलवायु परिवर्तन का कारण दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि जलवायु का जो परिवर्तन हो रहा है इसके प्रमुख कारण हमें कौन से दिखाई देंगे। इससे दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि ग्रीन हाउस गैसें यस डेफिनेटली, ओजोन परत का क्षरण यस, एंड प्रदूषण, तो प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैस दो तो हमें देखने को मिल रहा था दोस्तों, इसमें दो ऑप्शन तो दिया ही नहीं रहा कि 1 और C के, तो आंसर हम लगा देंगे उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी क्या दोस्तों हमारा आंसर देखने को मिलेगा। जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी वजह से हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसों की वजह से, ओजोन परत के अपक्षय के, प्रदूषण, तो सभी। तो ये भी दोस्तों सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, ये झारखंड का था और ऊपर वाला UPPSC इसका, और दोनों 2013, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से यदि हम घटना चक्र को लगाएंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि आयोग क्या है एक दूसरे के क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करते हैं। निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या है दोस्तों हानिकारक और लाभदायक दोनों हमें देखने को मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन निषेचन, कार्बन फर्टिलाइजेशन को सर्वोत्तम वर्णित करता है। तो दोस्तों इसमें हमें कार्बन फर्टिलाइजेशन के बारे में बताना है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि, तो यही दोस्तों क्या है कार्बन फर्टिगेशन कहलाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं, तो बताना है दोस्तों कि जलवायु परिवर्तन है उसके प्रमुख कारक हमें क्या देखने को मिलेंगे। जीवाश्म ईंधन की अधिकाधिक प्रज्वलन, तो यस, तेल चालित स्वचालित वाहनों का, तेल चालित स्वचालितों की संख्या, विस्फोटन, सौर धधक में वृद्धि। तो दोस्तों ये बताया जा रहा है कि सौर धधक मतलब सोलर फ्लेयर, तो ये तो गलत हमें देखने को मिलेगा। अत्यधिक वनोन्मूलन, तो ये भी हमें देखने को मिलेगा, तो 1 और 4 हमें देखने को मिलेगा। तो 1 और 4 यहाँ है लेकिन दोस्तों 2 भी हमें देखने को मिलेगा, तो 1 2 4, तो 1 2 4, ठीक है।
नेक्स्ट है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, सल्फर, ओजोन। इसमें बताना दोस्तों फसल जैव मात्रा के अवशेष मतलब फसलों की जलाने से कौन कौन से हमें देखने को मिलेंगे, कौन कौन से निर्मुक्त होते हैं। तो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड यस, मीथेन यस, सल्फर डाइऑक्साइड यस एंड ओजोन यस। तो चारों के चारों हमें देखने को मिलेंगे मीथेन जलाने से। तो आंसर क्या होगा हमारा ये सब। तो ये जो चार्ट है दोस्तों हमें याद रखना है। इस चार्ट को दोस्तों वीडियो पॉज करके प्लीज़ ज़रूर देखिएगा कि फसल जलाने से कौन कौन से अवशेष हमारी कौन कौन सी गैसेस निकलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है। तो बताना दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए बताना, ना कि ग्रीन हाउस गैस के। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड हमारी अधिक जिम्मेदार देखने को मिलेगी। ठीक है। वैश्विक उस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्लोबल वार्मिंग किसके उत्सर्जन के कारण होता है। तो दोस्तों ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। भूमंडलीय या ग्लोबल वार्मिंग आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है। दोस्तों किसकी सांद्रता के कारण क्या है ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो रहा है। तो ये दोस्तों हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता के कारण दोस्तों क्या है हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है। तो दोस्तों 0.03% क्या दोस्तों प्राकृतिक रूप से ये कार्बन डाइऑक्साइड थी, जो कि पृथ्वी पर क्या स्थलमंडल, जैवमंडल और सभी के लिए क्या दोस्तों संतुलन बनाए रखने के लिए 0.03% की जो कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में, इसको क्या दोस्तों उपयुक्त माना है हमने। भूमंडलीय तापन का कारण। तो दोस्तों बताना है कि जो भूमंडलीय तापन का कारण क्या है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या दोस्तों कमी नहीं वृद्धि की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सी गैस मीथेन का स्रोत है। तो धान का खेत यस, पालतू जानवर यस, और कोयले से खनन यस, और आर्द्र भूमि यस। तो चारों के चारों क्या दोस्तों हमें देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है। तो बताना दोस्तों कि मीथेन किस किस से निकलती है। धान के खेत से ओनली बताया, केवल दीमक की बाम्बी से गलत, दोनों से। तो दोनों से हमें निकलती हुई देखिए तो दीमक की बाम्बी दोस्तों हमें यहाँ एक और फैक्ट पता चल गया कि जो दीमक की बाम्बी है उससे भी क्या है दोस्तों दीमक की बाम्बी से भी क्या है और धान के खेत दोनों से ही निकलती हुई हमें देखने को मिलेगी। हमारा आंसर क्या होगा सी आंसर हमें देखने को मिलेगा। वह गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है और भूमि के तापमान में वृद्धि करती है। तो धान के खेत से क्या दोस्तों हमें मीथेन निकलती हुई देखने को मिलेगी। धान के खेत से उत्पन्न होने वाली गैस जो भूमंडलीय तापमान में वृद्धि करती है। तो दोस्तों आंसर होगा मीथेन। तो दोस्तों सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट क्या है यूपीपीएससी 2019 और ये 2017 में। तो सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, मतलब इसको बोलते हैं दोस्तों पीवाईक्यू लगाने से लाभ। ठीक है। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है, तो जुगाली करने वाले पशुओं से दोस्तों मीथेन निकलती है। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मीथेन। हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि हुई है, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडलीय निचले भाग में नहीं रहती। तो इसमें बताया जा रहा है कि दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो तो रहा है, लेकिन जो निचले भाग में नहीं रहती, क्यों नहीं रहती ये बताना है। तो वह समताप मंडल में पलायन कर जाती है, समुद्रों में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग कर लेते हैं यस, ध्रुवीय बर्फ छत्रक वायु प्रग्रहण कर लेते हैं। तो दोस्तों ये भी हमारा गलत देखने को मिलेगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए सही है। तो ओनली टू हमारा आंसर सही देखने को मिलेगा। तो आंसर क्या होगा हमारा ओनली टू। नेक्स्ट बात की जा रही है दोस्तों मीथेन हाइड्रेट के बारे में। क्या है दोस्तों नेक्स्ट बात की जा रही है मीथेन हाइड्रेट्स के बारे में। तो मीथेन हाइड्रेट्स निक्षेप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों हमें बताना है कि मीथेन हाइड्रेट्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। भूमंडलीय तापन के कारण निक्षेपों में क्या भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों में से मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। तो दोस्तों यस, ये बात बिल्कुल सही बात बोली जा रही है। मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तरी ध्रुवीय तुंड्रा तथा समुद्र अधस्थली नीचे के पाए जाते हैं। तो यस, ये भी हमें देखने को मिलेंगे। वायुमंडल के अंदर मीथेन एक या दो दशक के बाद कार्बन
डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। सो दोस्तों ये गलत बात बोली जा रही है, क्योंकि दोस्तों मीथेन क्या है दोस्तों, मात्र 12 वर्ष में, कितने, मात्र 12 साल में ही क्या दोस्तों ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो तीसरा जहाँ भी उसको पहले हम गलत करेंगे तो 3 यहाँ भी इसलिए गलत करेंगे, तो आंसर क्या होगा हमारा 1। तो ये हमारा आंसर देखने को मिलेगा, राइट। तो एक बार पढ़ लेते हैं दोस्तों, मीथेन हाइड्रेट हो सकता है कि दोस्तों ये रिपीट हो जाए, ठीक है। तो मीथेन जल के अणुओं से गिरकर निम्न टेम्परेचर और उच्च प्रेशर पर क्या है क्रिस्टलीय संरचना के रूप में बर्फ के समान जम जाती है, मीथेन हाइड्रेट के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यह आर्कटिक में टुंड्रा ध्रुवीय क्षेत्र सहित और अंटार्कटिक क्षेत्र में बर्फ के नीचे और महाद्वीपों की तलहटी के निक्षेपों में और गहरे जलीय निकायों में और गहरे समुद्री तल में विशाल रूप से क्या है हमें देखने को मिलेगी। भूमंडलीय मतलब ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या दोस्तों मीथेन के हाइड्रेट निक्षेप क्या है पिघलकर इनका पिघलने का खतरा हमें मंडरा रहा है, ठीक है। इसके पिघलने से क्या है वैश्विक तापमान और उसके दुष्प्रभावों में और तेजी आएगी। साथ ही मीथेन वायुमंडल में तुलनात्मक रूप से कम समय में, मतलब मात्र 12 वर्ष में ही विद्यमान रहती है, और 12 वर्ष के बाद क्या दोस्तों ये आखिरी ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीडेट होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाती है। किस में परिवर्तित हो जाती है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभावित रूप से वैश्विक तापमान में योगदान दे रहे हैं। तो दोस्तों इसमें बताया रहा है कि बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण क्या दोस्तों कुछ क्षेत्र क्या है ग्लोबल टेम्परेचर में योगदान दे रहे हैं। निम्न इसके लिए कौन से कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। चावल की खेती से संबंध अवायवीय परिस्थिति में मीथेन का उत्सर्जन। तो यस दोस्तों, चावल की खेती से क्या दोस्तों अवायवीय दशा में, यस अवायवीय, यदि वो वायवीय लिख देता तो हमारा रॉन्ग होता, लेकिन हमारे बोला है अवायवीय दशा में, तो यस। जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तो कृष्ण मृदा नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जित करती है। तो ये भी हमें सही देखने को मिलेगा। तो ये दोनों हमारा सही देखने को मिलेगा, ठीक है। सो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आया हमारा ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव देखना। तो ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव हमें किस रूप में हमारे सामने उभर कर आया है, तो अब ये देखना है कि इससे कौन कौन से हमारे इफेक्ट हमें देखने को मिले हैं। सो दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये टॉपिक भी लगभग 2 लेक्चर लेगा। तो आज के लेक्चर और कल के लेक्चर में क्या दोस्तों हम इसे 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए।